Hello and welcome to Major HS Kelsey's Balnu Academy. I am Sameer Singhal, your GS mentor, and today we are going to discuss the NDA history section of the NDA 2026 paper 1, and we are going to see that which type of question they have asked us and how we can solve them if we were stuck in any particular question, why we got stuck, and how we can solve it better in our next chance, and what type of other informations we can gather from these questions. Let's look at them. So let's start with this one, guys. So basically the first question which we had with us in this exam was this one, and the question is coming from the art and culture part, and it is coming basically from the ancient plus medieval history, the authors and books part. अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में तो एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. ज्यादातर यूपीएससी यही करता है, 2 बुक्स या 3 बुक्स ऐसी देगा जो पता होगी. जैसे पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चंद बरदई, ये हमें पता है. लीलावती अ बुक ऑन मैथमेटिक्स वाज रिटन बाय भास्कराचार्य, ये भी हमें पता है. बट जब हम बात करते हैं दया भागा एंड इफ वी टॉक अबाउट द मिताक्षरा, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दया भागा, इट इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन कॉल्ड जिमुत अबाहन, इट इज फ्रॉम दी सतवाहंस. यहां पे सतवाहंस की बात आती है. और अगर बात करते हैं मिताक्षरा की, तो ये आपकी बेसिकली जो बात आती है ये आती है विजनेश्वरा. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसने यहाँ पे ये नहीं कहा 1 and 2 ओनली या 3 ओनली, उसने कहा 1, 2, 3 and 4. मतलब आपको अगर 2 पता थे या 3 पता थे या चारों बता दे तभी आप आंसर अच्छे से कर सकते थे. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल द 4. सो दिस क्वेश्चन बेसिकली इज टेकिंग दैट ऑल द 4 बुक्स दैट आर रिटन हियर आर करेक्टली मैच. तो इस क्वेश्चन के साथ आप जा सकते थे. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन, ऑल द 4. पृथ्वीराज रासो तो आप जानते ही हो, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई एक कहानी है. एंड उसके अलावा अगर बात करते हैं लीलावती की, तो लीलावती जो है वो मैथमेटिक्स पर लिखी हुई बुक है जो कि भास्कराचार्य जी ने लिखी है, जो कि मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है. ठीक है, बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, and in this one we have particularly 4 different incidents that happened in the modern history, and out of these 4 incidents particularly we have to take care कि यहाँ पर कौन सा इवेंट किसके पहले हुआ या बाद में हुआ. अब अगर देखोगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हम यहाँ पे इनके ईयर्स को लिखें. तो अगर देखोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है ये फॉर्म होती है 1600 में. इट वॉज फॉर्म्ड इन द 1600 ऑन 31st ऑफ दिसंबर. फॉर्म्ड की बात हो रही है. देखो पहली बात आप ये समझो, फॉर्म्ड, वो ये नहीं कह रहा आई कब, फॉर्म्ड की बात हो रही है ना. डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो बेसिकली 1602. आफ्टर दैट मैगेलन की बात अगर करते हैं तो मैगेलन सर्कमनेटेड द ग्लोब, ये बेसिकली आफ्टर वास्को डी गामा हुआ था. तो वास्को डी गामा के बाद मैगेलन दुनिया घूमने निकला. ही सर्कमनेविगेटेड द ग्लोब. इन्हीं के नाम पर और आपके साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है मैगेलन स्ट्रेट, है ना. तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो 4th के बाद क्या आता है, 2nd. 4th के बाद 2nd आएगा. और याद रखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जो है ये डच से पहले बनी है. तो अगर इस हिसाब से आप देखो तो आपको क्या आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा द सेकेंड वन, दैट इज द बी ऑप्शन. दैट मीन्स फर्स्ट Vasco da Gama, that was in 1498. After that the Magellan around 1590s. After that the British East India Company, and after that the last one, that is the Dutch East India Company के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो इन चारों के हिसाब से देखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, सो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा उसने. क्या पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इन्वेंशंस और इन्वेंटर की बात हो रही है. अब यहाँ पे बेसिकली ये जो पूरे के पूरे इन्वेंशंस हैं ये सबके सब रिलेटेड हैं विद द टेक्सटाइल्स. ये किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से, यानी कपड़ों से. और यहां पर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ जो
टेक्सटाइल मशीनरीज हैं उनको डेवलप किया ताकि और बेहतर तरीके से टेक्सटाइल्स को बनाया जा सके, जिसमें कि फ्लाइंग शटल लूम बहुत बार पूछा जाता है एंड वी ऑल नो दैट इट इज रिलेटेड टू जॉन के. जॉन के वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल लूम. आपने देखा होगा एक मशीन होती है उसमें इस तरह से लकड़ी का जो फिनोमिना होता है वो नीचे आता है और कट करता है ना, टेक्सटाइल बनाता है. वाटर फ्रेम एंड स्पिनिंग जेनी, ये दोनों भी टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि वाटर फ्रेम बनाया था रिचर्ड आर्कराइट ने और स्पिनिंग जेनी बनाया था जेम्स हार्ग्रीव्स ने. ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो ये दोनों गलत हो जाते हैं, पहला वाला ठीक हो जाता है. यानी आपको यहाँ पे क्या सही आंसर लगाना था, ओनली वन, यानी ओनली वन कह सकते हो या ए ऑप्शन वन कह सकते हो. एक ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक था, बाकी दोनों में यूपीएससी आपके साथ ट्रिक खेल गया और उसने क्या किया, दोनों को ऑल्टरनेट दे दिया या फिर कहें कि रॉन्ग दे दिया, आमने सामने ना देखे अपोजिट दे दिया. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, द ओनली वन, दैट इज द ए ऑप्शन वन. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव is the question related to the modern history once again, and the question is coming from the Rowlatt Act. Rowlatt Act we all know after the first world war, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका बेसिकली कब से कब तक चलता है, 1914 से 1918 तक. अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर बात करें तो हमें क्या पता चलता है, हमें देखने में पता चलता है कि इसके बाद 1917 में मॉन्टेग डिक्लेरेशन आया था और मॉन्टेग डिक्लेरेशन के बाद अगर बात करें तो 1918 में क्या हुआ था, 1918 में यहां पर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड होता है और जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो हम लोग मांग करते हैं, मॉन्टेग डिक्लेरेशन ऑलरेडी आ चुका था, हम कह रहे थे कि भाई आपने हमारे साथ धोखा किया है, यू बिट्रेड अस, आपने हमें स्वराज नहीं दिया, आपने हमें सेल्फ रूल नहीं दिया. एंड ब्रिटिशर्स गॉट टू नो कि यहाँ पे जरूर कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि गांधी जी भी बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे थे और भी बाकी रिवॉल्यूशनरीज भी काम कर रहे थे या जो लीडर्स हैं काम कर रहे थे, तो उनको पता था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट जारी कर दिया जिसमें कि उनको करना था कि 2 साल के लिए बिना दलील बिना वकील किसी भी इंसान को वो उठा के जेल में डाल सकते थे इफ दैट पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट द रिजीम. तो यहां पे अगर बात करते हैं, अब आइए जरा इस पॉइंट पे, तो गांधी जी लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919. ये बिल्कुल ठीक है, काइंड ऑफ आप देखिए कि इसी के बाद ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये रॉलेट सत्याग्रह पंजाब में फैल जाता है और जब ये पंजाब में फैल जाता है तो पंजाब में इस रॉलेट सत्याग्रह के चलते हुए मार्शल लॉ इनेक्ट होता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट होता है, दैट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. The act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the opposition of the Indian members. वाइसरॉय होता था, वाइसरॉय के नीचे 2 काउंसिल्स होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता, इसमें क्या होता था, इसमें इंडियंस बैठते थे और इंडियंस जो बैठते थे उनके लिए इलेक्शंस का प्रोसेस 1892 में शुरू हुआ था. 1909 में उनको मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट यहीं पे दिया गया था. और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंडियंस बैठते थे उनका पर्पस होता था कि जो भी लॉ या बिल आ रहा है उस पर चर्चा हो, बातचीत हो, डिस्कशन हो. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बिल था इसको बहुत ही तेजी के साथ पास कर दिया गया, ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं किया गया इंडियंस के साथ. इसका पर्पस यही था क्योंकि ये जो बिल था आप समझ सकते हो कि एक इनलॉफुल एक्टिविटी थी. उसके बाद द एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट ठीक मिलेंगे. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज द डी ऑप्शन. ठीक है, आई होप ये सबने ठीक किया होगा. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग statements regarding the industrial revolution of Britain. In Britain, there was availability of banks which could loan money to set up industries. भाई बिल्कुल ठीक बात है, इंडस्ट्रीज अगर लग रही है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम बहुत ही एक्सेसिवली एक्टिवली चल रहा था और उसी की वजह से यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे पा रहे थे. तो इस स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें दिखाई नहीं देती. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक ऐसा समय था
जिसमें कि इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट्स को रिप्लेस कर रही हैं, और ऐसे सिस्टम को कैपिटलिज्म बढ़ावा देगा। कैपिटलिज्म अगर इसको बढ़ावा देगा तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैंक्स भी इसको सपोर्ट करेंगे, तो वही सिस्टम यहाँ पे बात हो रही है। एंड देयर वाज अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। भाई इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो रही हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन को भी और बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आप लोगों को करने को मिल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तभी आपका ट्रेड और बेहतर तरीके से बन पाएगा। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। द आंसर फॉर दिस वन इज द बोथ 1 and 2, ठीक है। Okay, after this one, another question is coming once again from the world history, and this time the question is coming from the Russian Revolution. रशियन रिवॉल्यूशन पर अगर हम बात करते हैं तो काफी बातें आती हैं, द बोल्शेविक पार्टी, द रेड पार्टी, द ग्रीन पार्टी, द व्हाइट पार्टी, बट दिस बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया फ्रॉम द अर्लीस्ट इंसिडेंट्स दैट स्टार्टेड दिस मूवमेंट, दिस रिवोल्ट। सो बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो 1917 तक खत्म होता है, और फिर 1923 तक वहां पे होता है सिविल वॉर, जिसके बाद वहां की जो रेड पार्टी या बोल्शेविक पार्टी थी वो बेसिकली पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है ना। अब बात आती है उसमें क्या पूछा गया, उसने पूछा द इंसिडेंट नोन एज द ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। ब्लडी संडे की अगर मैं देखो बात करूं तो एक्चुअली में एक और बात आती है कि 1972 में एक और इंसिडेंट है वैसे, जो कि आयरलैंड में हुआ था, जहां पे एक पर्टिकुलर मैसेकर में काफी सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडी संडे। बट यहां पे याद रखिएगा ये जो ब्लडी संडे है ये आपका एसोसिएट होता है 1905 के रिवॉल्यूशन से, और 1905 का जो रिवॉल्यूशन है इसी के बाद रशियन रिवॉल्यूशन एकदम से एडवांस हुआ, और फिर यहाँ पे लीडर्स आए जैसे लियो टॉल्स्टॉय या ट्रॉट्स्की या फिर आपके लेनिन, और फिर उन सबने 1970 तक इस रिवॉल्यूशन को सहारा देते हुए पर्टिकुलरली रशियन रिवॉल्यूशन में जार निकोलस जार को हराया और हटा दिया। दूसरा कह रहा है द लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई जब भी रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन एक रिजीम को हटाने के लिए होता है, एंड आफ्टर दैट बेसिकली दुनिया भर में यही देखा गया है कि जो उस समय के स्कॉलर्स होते हैं वो आते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जैसे इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है। वैसा ही यहाँ पे भी हुआ, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट भी ठीक है। तो आपका आंसर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का क्या होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। बोथ यहाँ पे जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं एक बार, आफ्टर दिस वन विच क्वेश्चन इज देयर। So another question is that it is related to the constructions of initial railways in India for facilitating army movement. आर्मी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए भारत में जो इनिशियल रेलवे सिस्टम शुरू किया गया था उसकी एडवोकेसी किसने करी थी? Who among the following advocated this particular construction? तो एक बात हम सबको पता है कि चर्चिल जब तक आए तो चर्चिल 1940 में आके जो है बहुत ज्यादा मेजर पिक्चर में आते हैं, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। उससे पहले भी वो बहुत बार डिस्कशन में रहते हैं, बट भारत में जो रेल सिस्टम है वो शुरू हो गया था 1853 में, और उस समय पर भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे दैट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनके समय पर काफी सारी चीजें आई। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आप लोगों का PWD डिपार्टमेंट। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। डलहौजी ऑल्सो वाज नोन एज द पर्सन जो कि यहाँ पर पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी यूज करते हुए दिखाई देते हैं, एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम ओनली दैट द सिख एम्पायर वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इट वॉज हिज टाइम ओनली जब आपके अवध को एनेक्स कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, एंड इट वॉज ड्यूरिंग ओनली हिज टाइम जब ये क्या करते हैं कि हमारे 1856 में P53 एनफील्ड राइफल्स को भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये आते, अच्छा लॉर्ड वेलेस्ले किससे रिलेटेड रहे हैं? सब्सिडरी अलायंस से, है ना, या फिर मैसूर वॉर से, या फिर नेपोलियन से, तो इनका कोई रिलेशन नहीं होगा।
लिटन, लिटन की अगर बात करें ये भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि लिटन जो आते हैं वो 1878 के आसपास आते हैं और उस समय पर जो मेन कंट्रोवर्सीज थी वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाइक थिंग्स, और इसीलिए लिटन जो है वो उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे वैसे भी बहुत सिंपल हो जाता, आपका आंसर क्या होता? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बॉम्बे से ठाणे पहली रेल चलाई गई थी 34 किलोमीटर की। नेक्स्ट वन, द लार्ज वेल supplying water to the great bath of Mohenjo-daro was located near the drains of the tanks at the top of one of the staircase in one of the adjoining rooms on the eastern side at the bottom of the tank in a corner. तो अगर हम इस बात को देखें तो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कह रहा है द लार्ज वेल सप्लाइंग वाटर टू द ग्रेट बाथ, ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दूं तो मुझे पता चलेगा कि इसमें जो आंसर है ये नियर द ड्रेन ऑफ टैंक नहीं हो सकता, क्योंकि वे लोग हाइजीन का बहुत ध्यान रखते थे, तो ड्रेन टैंक के पास तो नहीं हो सकता। टॉप ऑफ दी वन ऑफ द स्टेयरकेस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लाने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द टैंक इन द कॉर्नर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वहां से आपको पंप अप उसको करना पड़ेगा। सो बेसिकली दे इंक्लाइन द वाटर ऑफ इंडस वैली, इंडस रिवर, एंड दे पुट अ पर्टिकुलर वेल इन वन ऑफ द एडजॉइनिंग रूम्स ऑन द ईस्टर्न साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि भाई मोटर थोड़ी है उनके पास, उनको तो सप्लाई एक जो है फिजिक्स के फिनोमिना या ग्रेविटी के बेसिस पर उनको लानी होगी। सो दे बेसिकली बिल्ट एडजॉइनिंग रूम्स एट द ईस्टर्न साइड ऑफ द बाथ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार हमें थोड़ा सा सोचना होता है, अगर सोचते तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट वन, next question is coming from the Jainism, and in Jainism here they have given us 3 different sites, and they are asking that if you like to visit famous Jain pilgrimage sites, which of the following towns you will have to travel to? Options are Modabidri, Madurai and Sonagiri, and further we have options। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही अच्छा और मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है, बट अगर आपको पता हो थोड़ा सा तो ये तीनों ही जैनिज्म की साइट्स हो जाती हैं, along with the Mount Abu and along with the दिलवारा टेम्पल इन गुजरात। These are also the important sites। इनके अलावा भी अगर बात करते हैं तो आपको जाना होगा झारखंड में, जहां पे हमें मिल जाएगा वो जगह जहां पे पार्श्वनाथ जी ने अपना निर्वाण प्राप्त किया था, दैट इज द पारसनाथ हिल्स। तो ये सब साइट्स के अलावा ये तीनों साइट्स भी आ जाती हैं, and all these sites are the answer। the answer for this question is the D option। इसमें अगर मदुरई के अलावा बात करें तो बाकी दोनों साइट्स जो है वो कर्नाटका में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ओके, नाउ दिस वन बेसिकली in this question we have the question related to the bead production in Harappan towns। bead production हमने bead making पर बहुत बार बात करी है। जैसे अगर मैं बताऊं तो चन्होद्रो इज द साइट जहां पे आपको बीड मेकिंग फैक्ट्री देखने के लिए मिलती है, जहां पे लिपस्टिक का प्रोडक्ट, लिपस्टिक के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, कॉम देखने को मिलता है। अब ये उसमें क्या पूछ रहा है? ये उसमें पूछ रहा है ये जो बीड्स हैं, ये जो मानक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको हम बनाते कैसे थे या किस तरह से वो बनते थे। तो कह रहा है मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इंक्लूड कार्नेलियन, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेटाइट वाज बेसिकली यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ सील्स एंड एज वेल एज द बीड्स। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आफ्टर दैट द बीड्स वर सिलेंड्रिकल, बैरल शेप्ड एंड डिस्क शेप्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम बीड्स देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली केवल आपके रेक्टेंगुलर या गोल शेप में हमें दिखाई देते थे। दे वर फाउंड इन सिलेंड्रिकल, बैरल शेप्ड एंड डिस्क शेप्ड। Specialized stone drills were used for making holes through the beads। भाई ऑब्वियस बात है, उनके पास कोई ऐसी टेक्निक तो उस समय नहीं रही होगी जिससे वो एक ड्रिलिंग मशीन बनाई होगी जो कि मोटर से या इलेक्ट्रिसिटी से चलती होगी। सो दे हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रिलिंग फॉर्मेशन फिनोमिना दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिलिंग विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने किया होगा, अगर किया तो बहुत अच्छा। इट इज क्वाइट मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन, बट मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डूएबल, ऐसा किया जा सकता था, बट कोई बात नहीं, जैसा हुआ बहुत अच्छा।
आगे के लिए और बेहतर करेंगे. We will do our best for our next chance. If this time we have cleared it, that is quite good. बाकी इसी तरह के और सेशंस में हम मुलाकात करेंगे और फिर देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे. एंड टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद.